नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RES आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं और मेरा अपना अनुभव भी है कि सामान्य रूप से चाहे हम CBSE की बात करें या स्टेट बोर्ड की बात करें, तो प्रायः ये देखा जाता है कि 10th क्लास में सामाजिक ज्ञान मतलब SST को और 11वीं और 12वीं 11th और 12th आर्ट्स की सब्जेक्ट को पढ़ना, इनको पढ़ाना, इनको याद करना और साइंस जैसी सब्जेक्ट के बराबर पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। क्योंकि साइंस की क्लासेस चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो लेंथी टॉपिक्स को याद करना, और उससे भी बड़ी समस्या उन टॉपिक्स को अपने बेहतरीन राइटिंग स्किल के द्वारा उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट डाउन करना। टॉपिक चाहे कोई भी हो, हर टॉपिक में ये समस्या आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होती है। इसके लिए स्टूडेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाए। तो छात्रों, विद्यार्थियों, मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज 10th और 12th क्लास के लिए विशेष रूप से आर्ट्स सब्जेक्ट और 10th SST के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आपको आने वाले टॉपिक्स में समस्याओं के समाधान कैसे करने हैं, कैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी को, पेंटिंग को, इंग्लिश को, हिंदी को आप अच्छा कर सकते हैं, कम समय में बेहतर तरीके से याद करके कैसे उसको अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं, ये समस्याएं आपकी इस चैनल के माध्यम से समाप्त हो जाएंगी। आप यकीन करिए, यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा याद करने और उनको प्रॉपर तरीके से लिखने के तरीकों को बताया जाएगा। मित्रों, सामान्य रूप से होता क्या है कि हम देख रहे हैं बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आर्ट्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, और उनके जो नाम हैं वो भी पूरे देश भर में हो गए हैं। लेकिन वो बजाय पढ़ाने के, वो YouTube एक ऐसा जरिया बना लिया है कि उसके माध्यम से वो केवल अपना प्रचार करते हैं और अपने ऐप्स पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। वहाँ पर वो केवल अपने घर परिवार की, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें कि मैं क्या था, मैंने कैसे यहाँ तक पहुँचा, मेरे पिताजी, मेरे माँ कैसे मुझे पालते थे, क्या था, ये सब बातें करते हैं। पढ़ाने की बातें 1 या 2 मिनट होती हैं या 10 मिनट होगी, बाकी के 20 मिनट ऐसे ही एग्जाम्पल्स होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको आपकी इन समस्याओं के समाधान की तरफ ले जाते हुए
इतिहास का एक कॉमन टॉपिक जो क्लास 10 और 12 के लिए है, चाहे मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही माध्यम से मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। और वो एक कॉमन टॉपिक है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है 10th क्लास का भी। मैंने कॉमन टॉपिक इसीलिए लिया है क्योंकि दोनों क्लास इससे कवर होती हैं। ये जो कॉमन टॉपिक है वो है इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10th क्लास हो, CBSE बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, हिंदी मीडियम या हिंदी मीडियम, इस पर 99% क्वेश्चन आता ही है, जिसकी वर्ल्ड में हार्डली 100 वर्ड्स की हो सकती है। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए, जो राजस्थान बोर्ड में 10th या 12th क्लास में है और जो CBSE बोर्ड में है, किसी भी मीडियम में, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक चैप्टर है क्लास 10 हिस्ट्री, एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चैप्टर है जो क्लास 10th में, SST में, हिस्ट्री में आता है, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसी प्रकार का एक चैप्टर 12th क्लास में भी आता है जो इसी मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म से रिलेटेड है। तो मित्रों ये जो टॉपिक है इसमें भी जो मूवमेंट हैं वो सारे के सारे महात्मा गांधी के मूवमेंट हैं, महात्मा गांधी के मूवमेंट है। अब आप देखिए इसी प्रकार का एक टॉपिक, एक चैप्टर आता है 12th इंडियन हिस्ट्री में। ये तो क्लास 10th की बात रही। 10th की हिस्ट्री में ये एक चैप्टर है ये, और इसमें गांधीयन मूवमेंट आते हैं। इसके बाद आते हैं क्लास 12th हिस्ट्री, बोथ इन RBSE एंड CBSE, चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो ये 2 चैप्टर हैं और इन 2 चैप्टर में आप देखिए कि इन 2 चैप्टर्स में एक महात्मा गांधी के ही मूवमेंट को पढ़ना है। यहां भी महात्मा गांधी और यहां भी महात्मा गांधी। ये क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 2 और ये क्लास 12th का है चैप्टर नंबर 13। अब महात्मा गांधी है तो दोनों के लिए एक कॉमन बात है कि दोनों ही चैप्टर्स में एक कॉमन बात निकल करके आई कि दोनों ही चैप्टर्स में क्या है, रिवोल्ट्स ऑफ महात्मा गांधी। रिवोल्ट्स कह लें या मूवमेंट कह लें, और वो किसके हैं, महात्मा गांधी के। अब सवाल ये है कि महात्मा गांधी के ये जो रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स हैं इनमें कौन कौन से रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स आते हैं। देखिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है SST और हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए।
अगर आपकी प्लानिंग बेहतर है, और देखिए योजना तो किसी भी काम की हो, प्लानिंग किसी भी काम की हो, बिना प्लानिंग के किया गया काम कभी सफल नहीं हो सकता। और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग से किया गया कोई भी काम कम मेहनत से और ऊंचाइयों तक, या हमारे जो अंतिम परिणाम है, गोल है हमारा, वहां तक हम उसको ले जा सकते हैं। ये बात जरूर है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम वो कंटेंट और बुक्स, मटेरियल, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करें और सारी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करें। ये हमको याद रखना चाहिए कि मुश्किलें कोई भी काम हो उसमें आती हैं, मुश्किलें हमको डराती भी हैं। जो मुश्किलों से पार उतर जाता है, सफलता उसी को मिलती है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ए दिल, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। दोस्तों, लक्ष्य को वही पाते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं हैं और मुश्किलों को दूर करते हुए मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के, देखिए धीरे धीरे आप सोचिए, प्लान करिए। 10th वाले भी सोच सकते हैं, 12th वाले भी सोच सकते हैं कि इंपोर्टेंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी कैसे याद होता है। देखिए इंपोर्टेंट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया रिटर्न हुए थे। रिटर्न टू इंडिया, अब इंडिया रिटर्न हुए थे तो ये इससे पहले कहां थे? ये इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे। तो अब महात्मा गांधी के मूवमेंट वो मूवमेंट हो सकते हैं जो 1915 के बाद में इंडिया में चालू हुए होंगे अगेंस्ट दी कॉलोनियल रूल। सो अगर यहां से हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एक बात। देन महात्मा गांधी का दूसरा मूवमेंट आता है साहब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। देन इसके बाद एक और मूवमेंट है, उसे भी महात्मा गांधी से जोड़ा जा सकता है। हालांकि क्योंकि शुरुआत महात्मा गांधी से ही हुई और महात्मा गांधी ने ही इसके लिए एक नारा दिया, करो या मरो। हालांकि ये मूवमेंट हिंदुस्तान का ऐसा मूवमेंट है जिसका कोई लीडर नहीं था, क्योंकि इस मूवमेंट के शुरू होने से पहले वाले दिन की रात में सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इम्पोर्टेंट थे, अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी इंपोर्टेंट लीडर इस समय रोल प्ले कर रहे थे इंडियन नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में एंड फॉर दी फ्रीडम ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे अरेस्ट कर लिए गए थे। और दोस्तों साथ ही साथ हमको इन सारे घटनाक्रमों में विश्व इतिहास को भी याद रखना चाहिए कि क्या चल रहा है। जब महात्मा गांधी इंडिया से रिटर्न हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हो चुका था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो 10th क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, एक चैप्टर है। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड 10th क्लास में, तो वहां दे रखा है ग्रेट डिप्रेशन 1929। देन ये ग्रेट डिप्रेशन, मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो दोनों क्लास में कॉमन है, और ये ग्रेट डिप्रेशन का एग्जाम्पल 12th क्लास में 10th चैप्टर में भी आया है। जब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया, तो जमींदार की जो कंडीशन
डाउनफॉल पे गई थी और पूरी तरह से उनकी पावर कोलैप्स हुई, वो आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1929 की हुई थी। तो एक और मूवमेंट जो है इनका वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण क्या था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट 1919। सेम इसी तरह से हर मूवमेंट किसी न किसी एक्ट या कमीशन के आने के बाद शुरू हुआ है। सेम इसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस से पहले एक कमीशन इंडिया में आया था रिफॉर्म के लिए, जिसे बोलते हैं साइमन कमीशन। तो दोस्तों यहां भी 1942 में एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों गांधी जी का हर मूवमेंट किसी न किसी कमीशन या फिर किसी अंग्रेजों के ऐसे एक्ट के विरोध में हुआ है जो कि एक्सप्लॉयटरी था यानी शोषणकारी था। तो इस शोषणकारी एक्ट या शोषणकारी कमीशन के विरोध में यह एक्ट हुआ। रॉलेट एक्ट जिसे ब्लैक लॉ कहा जाता है, इसका विरोध किया गया। गांधी जी ने इसको लीड किया, इसके विरोध को। गांधी जी के आने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूं। गांधी जी जब यहां पर आए तो ये तो इनके मास मूवमेंट हैं, जो कि पब्लिक रिवोल्ट हैं, गांधी जी लीड कर रहे थे इनको। गांधी जी के इनसे पहले गांधी जी ने इनिशियल सत्याग्रह किए। तो अभी आपको बताया गया कि ये जो रिवोल्ट हैं ये गांधी जी के आने के बाद हुए, लेकिन गांधी जी ने इंडिया में इन बड़े मूवमेंट से पहले 3 सत्याग्रह चलाए और उन सत्याग्रहों के नाम हैं चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। अब देखिए यहां भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कब स्टार्ट हुए तो इसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है 10th और 12th। ये 1917 में, ये 1917 में, ये 1918 में। ये तो है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, जो 10th की एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। और ये है 12th क्लास के अकॉर्डिंग, ये 1917 में, ये 1918 में और ये भी 1918 में। ये 12th क्लास का है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मूवमेंट हुए, ये मूवमेंट इनमें से कुछ पीजेंट मूवमेंट है और कुछ लेबर क्लास मूवमेंट है। तो कौन सा क्या है, तो देखिए यही ले लेते हैं। ये पीजेंट मूवमेंट है, ये लेबर मूवमेंट है, लेबर क्लास के लिए लेबरर्स मूवमेंट, और ये भी पीजेंट मूवमेंट है। अब सवाल ये होता है कि जो पीजेंट मूवमेंट है वो पीजेंट्स ने स्टार्ट क्यों किए, और लेबर मूवमेंट है तो लेबर ने स्टार्ट क्यों किए। तो देखिए पीजेंट मूवमेंट पीजेंट ने स्टार्ट किए बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स इनको इंडिगो के लिए फोर्स करते थे, और कहां पर हुआ, चंपारण में। ब्रिटिशर्स इंडिगो के लिए फोर्स करते थे, कोई दूसरी फसल नहीं उगाने देते थे। इंडिगो जब पक करके तैयार होता था, फसल काटने का जब वक्त होता था, इसकी प्राइस ड्रॉप हो जाती थी। तो पीजेंट अपना जो रेवेन्यू था रेगुलर, वो भी पे नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने महात्मा गांधी से अपील की कि वो उनकी हेल्प करें, और महात्मा गांधी ने यहाँ पहुंच करके एक रिवोल्ट किया, सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इंडिगो के फोर्स जो हो रहा था उसके अगेंस्ट था। देन यहां पर जो प्रॉब्लम थी वो थी
कॉटन मिल वर्कर्स की। और वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या थी? हार्श वर्किंग कंडीशन। कठोर और दमनकारी काम करने की शर्तें। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लेबर क्लास से, कॉटन मिल वर्कर्स से, उनके जो मालिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो काम लेते थे और इनको बंधक की तरह बना करके रखा जाता था और इनका जो वेज था, पेमेंट था, वो लो था। तो यहाँ भी महात्मा गांधी पहुंचे और यहाँ के लोगों को भी जो समस्याएं थी इनका वो समाधान किया। इसे अहमदाबाद सत्याग्रह कहते हैं। अब आता है मित्रों खेड़ा। ये भी पीजेंट मूवमेंट है। तो पीजेंट मूवमेंट दो है तो प्रॉब्लम याद करने की यहीं पर हो सकती है, क्योंकि कंफ्यूजन यही हो सकता है। कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, इसके लिए एक तरीका है हमारे पास। दो पीजेंट मूवमेंट हैं, एक स्टार्ट होता है सी से और दूसरा शुरू होता है के से। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट देख लें तो सी पहले आता है और के बाद में आता है। यहां पर अगर प्रॉब्लम देखें तो इंडिगो है और दूसरा है क्रॉप फेलर। यहां पे पीजेंट की क्रॉप फेल हो गई थी एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश ऑफिसर्स इनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर पीजेंट की क्रॉप फेल हो गई है तो वो किस प्रकार से रेवेन्यू पे कर सकते थे। यहां भी पहुंचे। अब याद कैसे करेंगे कि जो सी वाला है, अब ये जो सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इससे जो प्रॉब्लम है वो सी वाली मैच नहीं करती है। मतलब चंपारण में क्रॉप फेलर नहीं है। सी वाला सी। अब देखिए यहां भी सी है तो चंपारण में क्रॉप फेलर तो नहीं है भाई। आपको नेगेटिव पॉइंट को मैच करना पड़ेगा। ये इससे मैच नहीं करेगा, ये खेड़ा से मैच करेगा और दूसरा वाला ऑटोमेटिक फिर इंडिगो से हो ही गया। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, कुछ लॉजिक हैं, कुछ ट्रिक हैं जिनके माध्यम से हम याद करने के तरीकों को सीख सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको ये तरीके डेफिनेटली निश्चित रूप से मिलेंगे और इनसे आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा। तो अधिक जानकारी के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं